आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। सर 35 सालों में सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था आपके लिए? बहुत कुछ किया आपने 35 सालों में। मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारे चैलेंजेस सर्विस में हुआ ही है, मगर जब विक्टिम को ज़्यादा परेशानी है तब तो हमको ज़्यादा चैलेंज होती है। सबसे पहले पलामू में एसपी थे कई साल पहले, बिहार के उस वक्त बिहार था, आज झारखंड है। मेरे घर में एक ऑफिस में एक लेडी आई, बोली कि मेरा बेटा परेशान है, चलो। तो नॉर्मली होता है कि परेशान है तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ये मेरे पास क्यों आई? मैंने, बेटा परेशान है? जी परेशान है। अच्छा, आप कहाँ से आ रही हो? मैं पाटन से आ रहा हूँ। मैंने, पाटन तो करीब 1.5 घंटा का रास्ता है, बस है? हाँ बस आ रही है। अभी 8 बजे मेरे पास पहुँच चाहिए। कब आए? बोला पहले फर्स्ट बस पकड़ा। किसके लिए आया? आपसे मिलने आया। शी स्पीकिंग भोजपुरी में बोल रही थी। तो हमको लगा कि जरूर कुछ मामला है। हमने कहा, बेटे कहाँ है? घर पर है। चलना है? हाँ चलना, अभी चलो। घर पहुँचे, घर में झोपड़ी था और चाबी ऊपर से निकाल के झोपड़ी खोला। मैंने कहा, आप चाबी क्यों रखते हो ऊपर? बोला कि मेरा हस्बैंड रिक्शा चलाता है, वो कभी आता है दिन में रात में, मैं बर्तन मांजता हूँ, हम लोगों का टाइम ऐसे ही है, इसलिए वहाँ चाबी रखा हुआ है। चाबी खोला, अंदर गया कि झोपड़ी है, खाना पकाने का थोड़ा जगह है, एक लड़का बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही खड़ा है, लड़का खड़ा है। मैंने उनको सैल्यूट किया, मैं यूनिफॉर्म में थे। मैंने उनको किया, बच्चे प्रणाम। ये हर पुलिस के लिए ये लेसन है। विक्टिम के पास आप जाते हैं, विक्टिम को रेस्पेक्ट देने के लिए नमस्ते नहीं है, यूनिफॉर्म में आपको जय हिंद बोलना है, सैल्यूट करना है। पहला सैल्यूट में शायद नोटिस नहीं किया। मैंने कहा, बच्चे प्रणाम, पुलिस चाचा का प्रणाम। उसने देखा काफ़ी है, ही नी नॉट से प्रणाम, ही नोटिस्ड दैट इटसेल्फ इज अ रिकॉग्निशन। उसकी एज क्या थी सर? 11 साल की। तो मैंने कहा, बेटा आप परेशान हैं? जी परेशान है। जी जी। अच्छा, पुलिस चाचा देख लेंगे, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, पुलिस चाचा देख लेंगे, ठीक है? मैंने कहा, परेशानी तो आउट से बाहर कुछ नहीं था। मैंने कहा, बेटे परेशानी आपको अंदर है क्या? पुलिस चाचा देख सकते हैं? तो उसने अपने माँ को मुंह पर देखा। तो 11 साल का लड़का भी अपने माँ के सामने अपना स्ट्रिप नहीं करना चाहते होंगे। मैंने बोला, दीदी बाहर जाओ। बाहर चली गई, कपड़ा निकाला, अंडरवेयर नहीं था, पूरा यहाँ पर पस था पीछे आगे। हम समझ गए कि इसके साथ किसी ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया और बेरहमी से किया कि इतना घाव हो गया, पस आ गया। मैंने कहा, बेटे कपड़ा पहन लो, चलते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इलाज कराए। बाकी तो कहानी है कि जब उससे मेरा मानव व्यापार रोकने का जो मेरा प्रयास वहीं से शुरू कराया, अभी भी जारी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव व्यापार। क्या आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है भारत में? बिल्कुल, आज भी है, पहले भी था, अब होगा भी, होते रहेगा। ये होगा भी। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। ये जैसे बाकी क्राइम है, जैसे रेप है, मर्डर है, ये कभी होता है, रुकता नहीं है, तो बढ़ता ही है। जैसे आबादी बढ़ेगी, इस तरह का हर तरह का क्राइम बढ़ते रहेगा। क्राइम होता ही है, होगा भी, होते रहेगा। क्या होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मानव व्यापार में किसी मानव को, इंसान को खरीद बिक्री करता है। स्लेवरी जैसे कई तरह का खरीद बिक्री है। जैसे किसी 12 साल के लड़के को हमारे हिंदुस्तान के नियम के मुताबिक उसको स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसका राइट है, पढ़ाई उसका राइट है। हर बच्चे को राइट है कि वो पढ़ाई करें, और उसको पढ़ाई से निकालने का किसी को अधिकार नहीं है जी। अगर हम किसी बच्चे को कोई काम में लगाते हैं, पढ़ाई में नहीं जाते हैं, तो मैं जुल्म कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जुल्म कर रहा हूँ। तो बच्चों को पढ़ाई में नहीं जाता है, उनको काम में लगाते हैं, पढ़ाता ही नहीं है। पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल, हम आप दोनों रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद उससे कई तरह का काम कराते हैं, जो अच्छा काम नहीं है, गलत काम है, या हजारस काम कराते हैं। अभी चेन्नई में मैंने देखा, चेन्नई में रेलवे स्टेशन में बच्चों को रेस्क्यू कराए, 9 बच्चे हैं, किसी का नाखून नहीं है, हाथ डालते हैं
एसिड में और चांदी के ज्वेलरी को सफाई करते हैं। मैं जाकर दुकान में चांदी के ज्वेलरी दूंगा और दुकानदार आप है बोला कि भाई साहब कराओ, ठीक है साहब 1,000 रुपये रहेगा, 5-6 में आ जाओ। 5-6 के पास गए, ज्वेलरी साहब दिया, मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ज्वेलरी शाइनिंग। मैंने 1,000 रुपये के बदले में 1,1100 दे दिया खुशी में। मगर मैंने कभी सोचा नहीं कि किसने काम किया। ये बच्चों को काम लगाते हैं, गलत है, लगाना नहीं चाहिए। तो ये बच्चों का नाखून नहीं है, नाखून नहीं है से नाखून नहीं होना छोटी सी बात है। उस बच्चे का पर्सनालिटी खत्म हो गया, वो पर्सनालिटी वापस आएंगे ही नहीं। इसलिए इस तरह का कई निकृष्ट काम में बच्चों को लगाते रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइटेड लेबर, ऑर्गन ट्रेड, हर तरह का गलत काम होता है। मिसिंग चिल्ड्रन, लापता बच्चे। हम सोचते हैं बच्चे मिसिंग है, बच्चे मिसिंग नहीं है, बच्चों को मिसिंग कराया जाता है। लड़की भागती नहीं है, लड़की को भगाया जाता है। बच्चा भीख मांगता है, बच्चा नहीं भीख मांगता है, बच्चे से भीख मंगवाया जाता है। चाइल्ड इज नॉट अ बेगर, चाइल्ड इज मेड टू बी अ बेगर। हम लोग कितना बार सोचते हैं, हम लोग कभी सोचते हैं कि उसके बारे में। देखते हैं बच्चा है, 2 रुपये दे दिया, 500 दे के चल दिया। बच्चा को आप इडली दे के दो, बड़ा दे दो, पाव भाजी दो, नहीं लेगा वो, इसलिए कि उसको जो छोड़ने वाला बोला है कि पैसा लेना है, इसलिए वो भी ट्रैफिकिंग है। तो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेनली बच्चों की होती है? लेडीज़ का भी, महिलाओं का भी। महिलाओं को फुसला के ले आते हैं। 32 साल की औरत केरला की है, उसको ले गया गल्फ कंट्री में, बोला कि हाउस सुपरिटेंडेंट है, वहाँ पहुँची है, पासपोर्ट लेके रख दिया, अलग से हटा दिया, और उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। 4 महीना उसी में रह गए। समो पुलिस को जानकारी मिल गई, पुलिस ने बच्चा रेस्क्यू करा के उसको ले आए। 32 साल की औरत, उनको लोगों को फुसला के, लोगों को धमकी दे के, लोगों को लालच दे करके इसी तरह गलत काम में ले आते हैं, और शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेड करते हैं और पैसा बनाते हैं। ये मानव व्यापार। जिन स्टेट्स में ज़्यादा गरीबी होती है, क्या वहाँ ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है? आई एम अज्यूमिंग यस। रणवीर जी, इसका गरीबी से ज़्यादा क्लोज संबंध नहीं है तो गरीबी इज़ वन फैक्टर। मैं समझता, मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए 2 साल काम किया, उनके साथ रिसर्च किया। मेरे पीएचडी के लिए नहीं, उनके लिए काम किया पूरे हिंदुस्तान में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या चीज़ है उसको समझने के लिए। वहाँ पर मैंने देखा है कि ये 2 चीज़ है, एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर है, एक दूसरा डिमांड फैक्टर है। वल्नरेबिलिटी का मतलब आदमी कैसे वल्नरेबल बनता है। अब एक गांव में आप जाओ, बिहार में जाओ, मान लीजिए गया डिस्ट्रिक्ट में मैं एसवी था, वारसिलीगंज में आप जाओ, इतने सारे गरीबी है, हर आदमी वल्नरेबल नहीं है। ट्रैफिक जाकर देखता है कि ये बच्चे के पास जाने से वो ऐसा देखता है कि अरे बच्चा स्मार्ट है, जाएगा नहीं। उसके पास गया, उसका पेरेंट्स बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, वो देखता है, वॉच करता है, उनके पास नहीं जाएगा। तो जहाँ पेरेंट्स मारपीट करते हैं, दारू पी के झगड़ा करते हैं, तो उस तरह के जो वल्नरेबिलिटी फैक्टर है उससे परेशानी बढ़ती है। नंबर 2 डिमांड फैक्टर है। जब हम लोग अगर मान लिया हम लोग सब मिलकर फैसला करते हैं कि मैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं देखूंगा, मेरे पापा को देखने नहीं देंगे, मेरे बेटा को देखने नहीं देंगे, मेरे अंकल को देखने नहीं देंगे, मेरे टीचर को देखने नहीं देंगे, हम सब मिलके चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने बंद करेगा, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफर दुकान बंद करेगा, उसका दुकान बंद हो जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसलिए बढ़ता है कि हम लोग सब देखते हैं। अगर हम लोग सब मिलकर फैसला करेंगे कि हम नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, उसका दुकान ही बंद होगा। तो डिमांड फैक्टर, ये दोनों फैक्टर से ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ता है, होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आई एम श्योर कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो एक्चुअली चाइल्ड लेबर को यूज करे, इलीगल चाइल्ड लेबर को यूज कर रहे हैं, जिसका सोर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो आप उन इंडस्ट्रीज के बारे में बताओ सर। लाइक जैसे लोगों अक्सर लगता है कि दिवाली में हम क्रैकर्स खरीदते हैं, वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नतीजा है। इज दैट ट्रू? लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज यूज्ड इन द क्रैकर्स इंडस्ट्री? क्रैकर एक हजारस इंडस्ट्री है जहाँ पर बच्चों को बिल्कुल काम नहीं है, यूज़ नहीं करना चाहिए। हजारस इंडस्ट्री में काम कराते हैं, क्रैकर इंडस्ट्री में। अब आप आ जाओ लेदर टैनिंग में, टैनरी में। चमड़ा तो जानवर का है, उसको अच्छा बढ़िया पर्स बनाना है, रिस्ट बनाना है, वॉच बनाना है, और कपड़ा बनाना है, कैसे बनाएंगे? इसका इतना सिस्टम बहुत ज़्यादा है। काम करता है करने वाला, जहाँ पर महकता है, स्टिंक है, कौन जाता है? बच्चे से काम लेते हैं। तीसरा, आपके स्लॉटर हाउस में, आप सोचते हैं कि वहाँ पर स्लॉटर हाउस में इनसे बच्चों का काम क्या है? जानवर को मारने वाला कोई है, मारने के बाद उसका खून काला करना, हड्डी को काला करना। वहाँ पर इतना 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 स्टिंग होता है, इंसान जाता नहीं है, बच्चे से काम लेते हैं। तो
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिखाई नहीं पड़ता हमको कहाँ दिखाई पड़ता। हम लोग बाहर जाते समय मीट ले लिया, चमड़ा ले लिया, लेदर ले लिया, चल दिया। बट हाउ मेनी ऑफ अस थिंक बियॉन्ड? ये तो सीरियस बता रहा हूँ। अब लाइट भी देखने वाला, लाइट देखने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको तमिलनाडु से कर्नाटका जाने के रास्ता में कई जगह फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, फ्लावर कल्टीवेशन होना ही चाहिए। मगर कई जगह मैंने देखा ये फ्लावर पिकिंग में बच्चों को लगाते हैं। उसमें बोला आप अरे करता क्या, छोटा ही काम है। मगर बच्चों को उठाता है सुबह 2:30 बजे, 3 बजे फ्लावर पिकिंग शुरू करेगा। 3 से 5 बजे तक फ्लावर पिकिंग करना जरूरी है कि 5 बजे उसको सॉर्टिंग करा के गाड़ी में रखना 5:30 बजे। 6 बजे मंदिर पहुंचेगा तो काम आएगा। 6 बजे से 7 बजे हो तो पूजा फूल का काम है नहीं, इसलिए उसको काम में लगा दिया। और जैसे ये पैकिंग हुआ, सब हुआ, उसका बड़ा लगाया कि उसको खेती में काम करने के लिए, उसको पानी पटाने के लिए, उसको खाद देने के लिए, उसको कीड़ा नाशनी लगाने के लिए। तो करते कराते फिर 2:30 बजे उठा बच्चा, आज शाम को 5, 5:30, 6, 7 बजे तक लगातार काम करता है। ये भी तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्ट। देखने में सिंपल लगेगा मगर वहाँ भी मानव व्यापार। इसका सोल्यूशन क्या है सर? बेटा हम लोग सब मिलकर काम करना पड़ेगा। हम हर आदमी, हम ये कॉन्स्पिरेसी साइलेंस है, कॉन्स्पिरेसी साइलेंस। हम लोग सब शांत रहते हैं, हम बात नहीं करते हैं। ये हम लोगों का ये जो चुप्पी तोड़ना है, हम सब मिलकर चुप्पी तोड़ेंगे तो इस तरह का काम नहीं होगा। बच्चे 18 से 14 साल के बिले वाले बच्चे, चाहे गरीब का हो अमीर का हो, उसको पढ़ाई राइट है। हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है। बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, लिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट्स व्हाट। हम हर आदमी ये प्रिंसिपल ले लें। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बच्चों के राइट को हम उसको आई विल नॉट अलाउ दैट टू बी वायलेटेड। उस वायलेशन में हम भागीदार नहीं होंगे। हाँ, मैं इसमें चुप नहीं बैठूंगा। बहुत कुछ हो सकता है। इज इट पॉसिबल टू से कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, वो बेसिकली एक तरह के स्मगलर्स ही है, तो देयरफॉर दे आर क्रिमिनल्स? तो उनको आइडेंटिफाई करके अगर उनको टेक आउट कर दिया तो उनकी रिप्लेसमेंट्स आसानी से आ जाएंगी। इज दैट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें लॉ एनफोर्समेंट, कानून का इम्प्लीमेंटेशन, जो पुलिस का काम है, प्रोसिक्यूटर का काम है, जुडिशरी का काम है, अगर उसमें वो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर अच्छा से काम करेंगे ना, तो बहुत कुछ सुधार आ सकता है, बहुत कुछ सुधार आ सकता है। ये केस मैंने आपने शुरू कराया। एक बच्चा से मैंने क्या किया, उस बच्चे से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, उसका ठीक होने के बाद चले गए मिर्ज़ापुर कारपेट फैक्ट्री में, रेस्क्यू कराए 24 बच्चों को, 27 बच्चों को। 27 बच्चे इसी गांव के ले गए थे। वहाँ सबके साथ गलत काम हुआ ही है, फिजिकल, इमोशनल, सेक्शुअल हुआ है। जब 27 बच्चों को वापस ला के रेस्क्यू करा के उनको स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा, इलाज करने के बाद, तो अब NGO में 2 आदमी मेरे पास आए, स्वामी अग्निवेश और कैलाश सत्यार्थी जी पहुंचे मेरे पास उस वक्त 82 में। बोला कि नायक साहब इस तरह का काम कोई करते नहीं, आपने क्यों कर दिया? मैंने कहा मेरा फर्ज है, मेरा ड्यूटी है, मैं तो कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहा हूँ। दैट्स माई ड्यूटी एज पुलिस ऑफिसर, मेरा ड्यूटी है। बोला कि और भी बच्चे हैं, तो 133 बच्चों को रेस्क्यू कराए 82 में, 1982 में, अभी भी है। तो हम लोग हर आदमी, ये लॉ एनफोर्समेंट करने वाले आदमी को सपोर्ट भी करें। स्कूल का बच्चा है, उसको इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, करने वाला कौन है, पब्लिक है, बस कंडक्टर है, तो हर आदमी को इन्फॉर्मेशन रहता ही है। हाँ, इन्फॉर्मेशन को अगर हम पास ऑन कर देंगे, हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं, तो पुलिस अपना काम करना शुरू करेगा। पुलिस काम प्रोफेशनली करें, तरीके से करें, ऐसा नहीं कि जो मर्जी करें, तरीके से प्रोफेशनल काम पुलिस करें, तो मैं समझता हूँ कि दैट विल बी द ग्रेटेस्ट वेपन। ट्रैफिक बंद होगा, ट्रैफिकिंग बंद होगा, वो जेल में रहेगा, बच्चे भी सेफ रहेंगे, इंसान भी सेफ रहेंगे। सॉरी मैं ये पूछ रहा हूँ, पर क्या पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व होते हैं? बेटा इन्वेस्टिगेट करेंगे ना आप, इसमें इन्वॉल्व करने वाला पॉलिटिशियन ऐसा होल नहीं होता है। पॉलिटिशियन, कई पॉलिटिशियन इसमें है, कई पुलिस ऑफिसर इसमें है। ये तो नेक्सस है, जहाँ क्राइम ज़्यादा चलता है तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से में, वहाँ पर हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं हर पॉलिटिशियन गलत नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अच्छे पॉलिटिशियन ने ही कानून लाया, इम्प्लीमेंट कराए, अच्छे पुलिस ऑफिसर भी ये काम किया। मगर कई जगह में भी 10% पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिशियन जो है इसमें इन्वॉल्व है, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह, एक जगह नहीं बता रहा हूँ, सभी जगह। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ फिर से, पर इस देश को शायद और भी ज़्यादा सिंघम की ज़रूरत है, सिंघम टाइप मेंटालिटी।
हर आदमी में सिंघम है, हम लोगों को वो सिंघम को जागरूक करना है, उसको वी कैन बी अ ट्रिगर फैक्टर। आपका ये शो से अगर मान लिया 10 बच्चे और 10 इंसान और 10 पॉलिटिशियन और 10 पुलिस आपसे एक्साइट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है ना। सिंघम हर आदमी में है, सिंघम इज इन द हार्ट एंड द माइंड। उसको हम लोग ट्रिगर फैक्टर बना के उसको जागरूक करा दें, वी कैन डू ए ग्रेट जॉब। दिस एग्जैक्टली व्हाट इज बी डन। बहुत कम कर सकते हैं। आई एम सेइंग दैट दिस इज अ प्रिवेंटेबल ऑफेंस। रोकने का रोक सकता है। हर आदमी मिलकर काम करेंगे तो जरूर रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल गोवा का बदनाम हुआ थी कि गोवा सेक्स टूरिज्म कैपिटल है। पता नहीं आपको मालूम होगा कि नहीं, सेक्स टूरिज्म कैपिटल गोवा का नाम था, बदनाम था। उसका काम था कि वहाँ पर बहुत सारे केस हुआ जिसमें फॉरेनर्स भी आए थे, कई विदेशी आकर के ये सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट में लड़का लड़कियों के साथ करना शुरू कर दिया। उसमें ये केस मैंने भी इन्वेस्टिगेट कराया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का था, जर्मनी का था, फ्रांस का था, थाईलैंड का था। बढ़िया से लॉ एनफोर्समेंट कराए, इन्वेस्टिगेट कराए, सबको प्रोसिक्यूट कराए, सबका कन्विक्शन हुआ। उसके बाद इतना बढ़िया इम्पैक्ट हुआ, ये जो बाहर से आने वाला लोगों का गलत काम के लिए आने वाला वो सिस्टम ही बंद हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर लॉ एनफोर्समेंट पुलिस भी अच्छा काम करेंगे, पुलिस भी इफेक्टिव काम करेंगे, प्रोफेशनल के तरीके से काम करेंगे, तब मैं समझता हूँ इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। आई बिलीव इन गॉड, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत मौका मिला। CBI में हम 10 साल रहे, CRP में हम 7.5 साल रहे, ह्यूमन राइट्स कमीशन में 2 साल रहे, यूनाइटेड नेशंस में रहे दिल्ली में ही। उसके बाद NDRF के DG होकर रिटायर हो गए। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में थे। उसके पहले बिहार में हम 15 साल बिहार में हम काम किए। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।